हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या देखना है? आज हमें केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 देखना है, जिसके अंतर्गत हम कुछ तो पार्ट थर्ड में फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। अब नेक्स्ट में हमें देखना है वेग स्थिरांक की इकाइयाँ। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। अब देखिए, यदि कोई भी एक रिएक्शन इस तरीके से हमें दिखती है, यदि ये इस तरीके से अगर हमें कोई भी रिएक्शन दिखती है, इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, तब जो हमारा वेग है वो समानुपाती होता है ए बी की पावर एक्स और वाई के। क्लियर? अब वेग इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे। क्यों लिख सकते हैं? आर क्या दिखा रहा है यहाँ पे? अभिकारक को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अभिकारक को दिखा रहा है। और ए और बी क्या है? अभिकारक है। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? n। तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और जब हमने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो क्या आ गया? एक इक्वल का चिन्ह आ गया और दूसरा यहाँ पे k आ गया। k क्या है? यहाँ पे एक स्थिरांक है। क्या है? एक स्थिरांक है। आज हमें यही देखना है। क्लियर? अब देखिए, आप सबको पता है कि एक तो हमें ये चीज मिल गई कि एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारे पास, यदि हमें ये तो है औसत के लिए, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ये औसत वेग के लिए है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? औसत वेग के लिए भी हम इसे सूत्र बोल सकते हैं। क्लियर बात हुई? और ये किसके लिए हो जाएगा? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, यूं इस तरीके से कोई गाड़ी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक गाड़ी चलती जा रही है। क्लियर? इसमें कोई एक आदमी बैठा हुआ है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा। ओके, जो इसमें आदमी बैठा हुआ है वो क्या करेगा? इसके पापा का फोन आया कि बेटा गाड़ी कितने की स्पीड पे चल रही है, तो कुछ स्पीड दिखा रहा होगा वो। क्लियर सी बात हुई? ठीक है, फिर इसके पापा का फोन आया मान लो 12:03 पर, यानी कि 12:03 पर इसके पापा का फोन आया कि इस समय पर, यानी कि यहाँ कहीं, यहाँ पहुंच चुका है, मान के चलो कि यहाँ कहीं इसकी स्पीड कितनी है, मुझे तुरंत की तुरंत बता। तो वहां पे क्या आ जाता है? हमारा तात्क्षणिक वेग आ जाता है। तात्क्षणिक यानी कि क्षण विशेष पर। क्लियर? तो हमको उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? dr/dt से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? dr/dt से डिफाइन करते हैं। तात्क्षणिक वेग बराबर dr/dt हो गया। ओके, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? kRn लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी एक वेग है और ये भी वेग को डिफाइन कर रहा था। तो हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लिया। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लिया, यानी कि कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये दोनों सेम होंगे, तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या कर लिया? इन दोनों को इक्वल कर लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ से k का मात्रक निकालना है। क्या करना है? k का मात्रक हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। जो हम यहाँ से k का मात्रक निकालेंगे, इसे रेज कर लेते हैं। यहाँ से k का मात्रक निकालना चाहते हैं हम। ये हमारी एक रिएक्शन बनी थी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब हम क्या कर सकते हैं? k के इक्वल रख सकते हैं, इस चीज को नीचे ले जा सकते हैं, तो ये फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? अब आपको पता है कि जो हमारा जो dr है, dr किसको शो कर रहा है? हमारी सांद्रता को। किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता को ये शो कर रहा है। अभिकारक की सांद्रता को ये बता रहा है। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता लिख दी। नीचे dt किसको शो कर रहा है? समय को। समय लिख दिया। r किसको शो कर रहा है? सांद्रता को। सांद्रता लिखी। की पावर n, वेयर जो n है वो इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई है। वेयर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? n है। क्लियर हुई बात? आगे देखिए, अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो सकता है? n इक्वल टू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? वेट जो हमारा n है वो क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भिन्नात्मक भी हो सकता है। n की वैल्यू हमारी भिन्नात्मक भी हो सकती है, n की कोटि हमारी भिन्नात्मक भी हो सकती है। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकती है। अब आगे देखिए कि यदि हम क्या करें? n बराबर 0 लें, तब इसकी सांद्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि अब देखो केसेस बनेंगे, इफ
n इक्वल टू 0। यदि n बराबर 0 होता है तो हम उसे पता है क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया हम उसे बोलते हैं। क्लियर। यदि n बराबर 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। क्लियर। अब देखो, जब हमने n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या निकल करके आएगा, यहां से देखो इसे, यदि ये तो सांद्रता ही रहेगी। क्लियर। ये क्या होगा, समय गुणा 1 बटा सांद्रता की पावर, सांद्रता की पावर कितनी है हमारी, n है। n की जगह पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है, n बराबर 0 रखना है। आप सबको पता है कि यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है उसका, 1 मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है। और आपको पता है कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो वहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, मोल अपॉन लीटर सेकंड अपॉन सेकंड। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, या फिर ऐसे लिखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्लियरली लिख सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपको यदि ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देती हूँ, K इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, वेयर इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन L और सेकंड इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड। ये ऐसा कैसे आया, n इक्वल टू 0 रखने पर आ गया। ठीक है। ये सांद्रता 1 हो जाएगी तो उससे सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर हुई बात। अब आपको ये याद रखना है, वेग स्थिरांक की इकाइयों में क्या हो जाएगा, एक होती है शून्य कोटि अभिक्रिया, वेयर K इक्वल टू क्या होता है हमारे, इसका मात्रक। यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसकी सांद्रता ये गिवन हो, मतलब जिसके K के मान ये गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिख देना है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सिंपल। आगे देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यदि हम यहाँ पे n बराबर 1 रखते हैं तो इसे हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे यदि हम n बराबर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सांद्रता बनेगी, किसी की पावर वो होती है तो सेम होता है, यानी कि a की पावर 1 इक्वल टू a होता है, आप सबको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सांद्रता की पावर 1 है तो उसका मतलब सांद्रता ही होगा, यानी कि सांद्रता से ये चीज कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, 1 अपॉन सेकंड बचेगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन समय बचेगा। यहाँ पे n रहने दीजिए। आपको समझ तो आ गया होगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, K अपॉन समय लिख सकते हैं। समय को हम क्या लिखते हैं, सेकंड में इसकी वो होती है क्या, मात्रक इसका सेकंड होता है, तो K का मात्रक क्या आ जाएगा, या फिर इकाई क्या होगी इसकी, सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड इनवर्स। K इक्वल टू क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब देखिए आगे, यदि n बराबर हम क्या करें, अब देखो यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। कोटि की अभिक्रिया हम उसे बोलते हैं कब, जब n बराबर 2 होता है तो उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, सांद्रता अपॉन समय गुणा 1 बटा सांद्रता की पावर 2, ये होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं कि इस सांद्रता से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे क्या बचेगा, ये 1 अपॉन टाइम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कंसिस्टेंसी या फिर सांद्रता बोल दीजिए। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, सेकंड, और ये क्या होगा, मोल अपॉन लीटर होगा। दैट सिंप्लाइज K इक्वल टू दिस, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, ये हो जाएगा लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। यानी कि यदि n बराबर 2 हो तो वो क्या होती है, हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, वेयर क्या होती है, वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर सी बात हुई। जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है तो उसके लिए K का मान क्या आ जाता है, लीटर सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स। स्क्रीनशॉट लीजिए।
हमें नेक्स्ट देखना है समाकलित वेग समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 0 के लिए देखेंगे, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। उसके बाद हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, उसके आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। अब यदि n बराबर 0 होता है तो क्या होगा, dr अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k और 0 का मतलब 1। ठीक, अब इसे दैट सिंप्लाइज कि माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू, हम वेग समीकरण निकाल रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इससे तो हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनेगी, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना होगा इस हद तक कि हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर अपना निकाल सकें। तो सिंपल यही कर रहे हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अब ये क्या इम्प्लाइज करता है कि k इक्वल टू क्या होगा, dr dt, यही तो होगा। और क्या इम्प्लाइज करता है कि यहां से अगर हम देखें माइनस dr इक्वल टू क्या होगा, k dt होगा, k dt होगा। अब माना, अब हमें क्या करना होगा, इसकी जब हमें वैल्यू निकालनी है तो कुछ लिमिट्स रखनी होंगी। मैथ्स वाले बच्चों को तो बताया, बायो वाले बच्चे इसे याद रख सकते हैं, क्लियर। अब देखो हमें इसकी कुछ लिमिट्स रखनी होंगी, यानी कि जब हमने इस, समझ भी सकते हैं बच्चे, t बराबर t पर, देखो जब t बराबर 0 था, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तब हम r को मान लेते हैं कि वह r0 था, क्लियर। और t बराबर t पर हम r को मान लेते हैं कि वो rt था, बस ये मानना है उसके लिए। यानी कि अब हमें लिमिट रखनी है, जो d के साथ में लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिमिट लगनी है। अब इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, यानी कि जो d के साथ में लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिमिट लगनी है, उसके हिसाब से लिमिट लगनी है। अब देखो dr इक्वल टू k dt, आप इसे कॉपी में साथ साथ करते चलिएगा। माइनस बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैल्यूज कहाँ से। अब देखो r है तो क्या लगेंगी, लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ लिमिट लगती है। लोअर लिमिट से यहाँ पे किसकी लगेगी, t है तो t की लिमिट लगेंगे, यानी कि 0 टू t। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, जब देखो जब t बराबर 0 है तो वो लोअर ही होगी, t बराबर t, यानी कि कुछ ना कुछ तो टाइम बढ़ा होगा, टाइम घटता तो नहीं है। जब टाइम बढ़ा होगा तो ये जो अभिकारक है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो लिमिट्स कैसे लग जाएंगी, ऐसे लग जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। जब आप सबको याद रखना है कि dx इक्वल टू क्या होता है, x समाकलन करते हैं जब हम इनका, जब हम dy का समाकलन करते हैं तो वो क्या होता है, y होता है। जब हम dz का समाकलन करते हैं तो वो क्या होता है, z। यदि हमें dp का समाकलन करना है तो वो क्या होगा, p होगा। इस बात से क्या पता चल रहा है, यानी कि dr का समाकलन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, अब लिमिट्स कैसे लगेंगी, r0 से rt, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। ओके, और इस माइनस को आप इधर भी ले जा सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे लगा लेते हैं, क्लियर। अब देखो k dt, इसके अकॉर्डिंग k कांस्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्थिरांक क्या होता है, उससे बाहर हम उसे लिख सकते हैं, किससे, समाकलन से बाहर रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, 0 से t तक लगेंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा। अब आपको याद रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बात भी आपको याद रखनी है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटानी होती है। अब देखो, जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की जगह पर ये वैल्यूज रखनी है, rt माइनस r0। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे k तो बाहर रहने वाला है, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, t माइनस 0, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि rt माइनस r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt, क्योंकि 0 में से मतलब 0 घटाओगे तो सेम रहने वाला है, तो ये चीज इंप्लाइज हो जाती है। अब इसके बाद देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, rt इक्वल टू r0 माइनस
KT लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो गया, ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक समीकरण मिल गई। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। वैल्यूज पुट करोगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना के देखा तो कैसा ग्राफ मिला हमें, इसकी कंपैरिजन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से करने पर इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, नंबर्स हैं। नंबर्स क्या करते हैं, यानी कि क्रम उनका बदल दें तो सेम रहते हैं। तो वही यहाँ पे लोचा लगा है, तो y के जगह पे हमें क्या रखना है, RT, यानी कि इधर हमारा क्या आ रहा होगा, RT आ रहा होगा। अब देखो RT R0 माइनस KT, ये हुआ। 5th चैप्टर में भी आपको ये पढ़ाया गया है। R0 क्या है, C यानी कि कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कहीं ये R0 है। ओके, इतनी बात याद रखेंगे। अब K और T, K क्या हो गया हमारा M, ठीक है, और T क्या होगा X, यानी कि यहाँ पे X एक्सिस पे हमें क्या रखना है, T को रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स होता है, तो उसकी जो हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक कांस्टेंट टर्म से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जब वो नेगेटिव होता है, ये मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, जब वो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। अब क्या गिवन है, हमें नीचे की तरफ गिवन है, तो इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k। और ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर से समझ लेते हैं। कभी आपको समझ ना आया हो फिर से देखिए कि dr अपॉन dt इक्वल टू k R0 होगा। क्लियर, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। दैट्स इम्प्लाइज दिस वन, दैट्स इम्प्लाइज दिस वन। चलो इसे मत लिखो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इसे ऐसे लिख सकते हैं, dr इक्वल टू k dt लिख सकते हैं, माइनस साथ में है। हम क्या देखते हैं कि हम क्या पता है हमें कि t बराबर 0 पर एक टाइम होगा, t बराबर t पर कुछ होगा। जब t बराबर 0 था तो हम सांद्रता को मान सकते हैं कि वो R0 थी, और t बराबर t पर जो सांद्रता है हमारी वो क्या थी, RT थी। उसके हिसाब से हमने क्या किया, लिमिट रख दी। समाकलन का चिन्ह ये होता है, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से। समाकलन में रखने पर कि R0 से RT रखना है फर्स्ट, और इसमें 0 से t रखना है। क्लियर, हमने जो माइनस था उसे इधर कर लिया। हम फिर से जल्दी देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, dr को इक्वल टू dx इक्वल टू x होता है, उसी के अप्रोक्सीमेट कि dr इक्वल टू क्या होगा, dr इक्वल टू का जब हम समाकलन करेंगे तो वो r आएगा। इसको हम लिखेंगे RT R0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इस हिसाब से यहाँ पे हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये निकल करके आ गया, RT इक्वल टू R0 माइनस KT आ गया। इसकी कंपैरिजन हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से की। जब हमने इसकी कंपैरिजन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से की तो हमें ये ग्राफ देखने को मिला। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। जब प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, यहाँ पे KRN होता है, यहाँ पे हमें क्या रख देना है, सिंपल 1 रख देना है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, दैट्स इम्प्लाइज, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, dr अपॉन r इक्वल टू k dt। इस तरीके से इसे व्यवस्थित कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। अब दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। पिछली लास्ट जो हमने अभी पढ़ा है वहाँ पे नहीं लिख पाए थे तो उसे आप लिख लीजिएगा, दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर। क्लियर, अब देखिए जब हमने दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन किया तो t बराबर 0 पर जैसे माना था वैसे ही होगा। r इक्वल टू क्या माना था, r 0 पर माना था हमने R0, और t बराबर t समय पर क्या माना था हमने, r को माना था हमने RT। सेम कंडीशन कीजिए, सेम अप्लाई कीजिए। इसे कैसे करेंगे, dr अपॉन r है तो r लिखिए, इक्वल टू माइनस k dt है। क्लियर, अब देखो समाकलन किया, उचित सीमाओं में समाकलन करना है तो आप क्या करेंगे, r है यहाँ पे तो लिमिट लगेगी R0 से RT, लिमिट लगानी है। क्लियर, अब dt है जो t के हिसाब से लिमिट लगेगी तो 0 से t का लिमिट लगनी चाहिए। क्लियर, दैट्स इम्प्लाइज कि dr अपॉन d। अब आप देखिए यदि dx अपॉन x होता है तो उसका जब हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, log x आता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
क्या आता है, log x आता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे log r हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r0 से rt तक लिमिट होंगी। यहाँ पे क्या होगा, k कांस्टेंट हमें बाहर आएगा। जब k कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, dt बचेगा। 0 से t तक लिमिट लगाई। आगे देखो, इसे कर लेते हैं पहले, log r रहने देते हैं अभी, r0 rt इक्वल टू क्या हो गया, माइनस k, t की लिमिट लगाओ 0 से t। आगे क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट rt माइनस log r0 इक्वल टू माइनस के टी। क्यों हुआ के टी, 0 से t तक है, इसे यदि आप लिखें, पूरा लिख लेते हैं, t माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू t होगा। तो इसे हम t भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया के टी। हुआ या नहीं। अब देखो, यदि घटाते हैं तो उसका मतलब होता है, जब हम घटा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log rt इक्वल टू, और इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि log rt अपॉन rn ऐसे करके r0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना है, यहीं पे रख लीजिए। log rt इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे अगर हम इधर ले जाएं log r0 माइनस के टी, यही क्या आ जाएगी, हमारी समीकरण आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी समीकरण होगा, ये हो जाएगा log rt इक्वल टू log r0 माइनस के टी। अब इसकी जब हम कंपैरिजन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसे हम लिख लेते हैं c प्लस एम एक्स। सी हो जाएगा ये, y हो जाएगा दिस वन, और m हो जाएगा k और दिस वन। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए ग्राफ क्या होगा, y पर क्या है, log rt है, log rt लिखिए, और x पर क्या है, कि t है, तो t लिखिए, यानी कि t इधर है, log rt इधर है। अब देखो जो m है वो क्या है हमारा, या फिर c जो है वो क्या है, log r0 है। क्या है यहाँ पे, log r0 है, क्या है हमारा, log r0 है। इसे ऐसे लिख देते हैं, log r0 हो गया। अब देखो m क्या है हमारा, k है, m क्या है, माइनस k है। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, m इज इक्वल टू माइनस के। हमें ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। यदि इससे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हों, और आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाई करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि समझ आया या नहीं आया, कुछ इंप्रूव करना है तो वो बता दीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। इसके बाद हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।